अच्छा, हमने कल जो है ना, जब तक दूसरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने कल ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन वगैरह पढ़ लिया था। तो हो सकता है कि आज की क्लास में तुम्हें कुछ थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, और वो डिफिकल्टी इसलिए होगी कि मैंने कल बहुत सारी बातें बताई थी। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो बात करने वाले हैं वो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं एज एन एम्पलीफायर। हमारी किताब में अगर आप देखेंगे ना, तो मैं तो एम्पलीफायर के ऊपर जंप कर गया हूँ, लेकिन उन्होंने ये जो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन है, इसके बाद जो अगली चीज डिस्कस की है वो ट्रांजिस्टर की इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया हुआ है। लेकिन वो मैं इसके बाद डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि मैं अब तक ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में आपको ये तमाम चीजें पढ़ा के आया हूँ, और ये तमाम चीजें बहुत अहम है हमारे लिए कि इमिटर का करंट और कलेक्टर का करंट दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। देख रहे हैं, अगर इमिटर करंट मिली एम्पेयर में है तो कलेक्टर करंट भी मिली एम्पेयर में होता है। बेस करंट बहुत ही मामूली सा होता है। फिर हमने ट्रांजिस्टर के करंट गेन की बात की थी। तो दो किस्म के हमारे पास करंट गेन, एक अल्फा और एक बीटा। ट्रांजिस्टर जो है हमारे पास, उसका जो यूज है वो दो इस्तेमालात है हमारे पास, दो यूजेस है हमारे पास। नंबर वन जो ट्रांजिस्टर का यूज है वो है एज एन एम्पलीफायर। तो कल मैंने आपको कहा था कि ये जो बाइसिंग है, यानी हमने हमेशा बेस इमिटर जंक्शन को क्या करना है, फॉरवर्ड बाइस करना है, और बेस कलेक्टर जंक्शन को हमेशा क्या करना है, रिवर्स बाइस करना है। जब भी हम ये काम करते हैं तो ट्रांजिस्टर रेडी होता है एम्पलीफिकेशन के लिए। उस वक्त ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज किया जा सकता है। ओके, सो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पे यूज करने की मैथमेटिकल रीजन ये इक्वेशन है, जिसे हम बीटा गेन कहते हैं। तो ये हमारा करंट गेन था, ये बीटा गेन था, ये अल्फा गेन था। तो अगर मैं इस बीटा गेन की बात करता हूं, इस अल्फा गेन को मैं मिटा दूं, तो आप देख सकते हैं कि मैं इनको अगर मल्टीप्लाई करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, सो दिस इंप्लाइज दैट जो कलेक्टर करंट है मेरे पास वो क्या है, बेस करंट मल्टीप्लाई बाय द बीटा। सो बहुत ही मामूली सा बेस करंट आप देख सकते हैं माइक्रो एम्पियर के अंदर है, लेकिन वो बीटा की बहुत हाई वैल्यूज की वजह से, बीटा की वैल्यूज बहुत हाई होती हैं। कैसे हाई होती हैं वो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा करंट है, मिली एम्पियर के अंदर है, और बेस करंट माइक्रो एम्पियर के अंदर है। तो सीधा सीधा तो समझ में आ रहा है कि बेस करंट के मुकाबले में कलेक्टर करंट जो है वो कम से कम भी 1000 टाइम ज्यादा है। समझ में आ रही मेरी बात की? क्योंकि अगर ये जो बेस करंट है ये माइक्रो एम्पियर के अंदर है, और ये मेरे पास मिली एम्पियर की रेंज के अंदर है। तो मिली का मतलब होता है -3 पावर, तो वो 3 पावर, और माइक्रो का मतलब होता है -6, उससे कैंसिल होकर खाली -3 बचेगी। और ये -3 जब ऊपर जाएगा तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो बीटा है +3 का मतलब है 1000। सो बीटा गेन इज अ वेरी लार्ज वैल्यू, बहुत ज्यादा करंट गेन है हमारे पास। सो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो एक बहुत मामूली सा करंट, बेस करंट, जब वो बीटा से मल्टीप्लाई होता है तो कलेक्टर करंट एक बहुत बड़ी वैल्यू हमारे पास मिल जाती है। सो दिस इक्वेशन इज द मैथमेटिकल रीजन जिसके लिए हम कह सकते हैं कि हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर। अब एम्पलीफिकेशन में ये किस तरीके से काम करता है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर के यूजेस, तो जो सबसे पहला हम यूज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एज एन एम्पलीफायर। अच्छा, ये एम्पलीफायर बेसिकली क्या चीज होती है, इसको हम जरा इस तरह समझ सकते हैं आसानी के लिए कि देखिए, अगर ये वो डब्बा है जिसको मैं कह रहा हूं कि ये एम्पलीफायर है, एएमपी एम्पलीफायर, तो यहां पर मैं इसको एक सिग्नल दे रहा हूं, जिस सिग्नल को मैं कह रहा हूं कि ये इनपुट सिग्नल है। ये क्या है, मेरे पास एक इनपुट सिग्नल है, और यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, उससे आउटपुट ले रहा हूं। तो आउटपुट हमें कैसे मिलेगी, आउटपुट हमें कुछ इस किस्म की आउटपुट मिलेगी, ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि इनपुट जो सिग्नल था उसका एम्पलीट्यूड कितना कम है, और आउटपुट जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा हो गया है। तो एक कम एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना, ज्यादा कर देना, एम्पलीट्यूड की वैल्यू को ज्यादा कर लेना, हमारे पास कहलाता है एम्पलीफायर। तो हमारा सिग्नल जिसकी वैल्यू कम है, मसलन फर्ज करें कि एक बहुत बड़ा क्राउड है और मैंने वहां पे स्पीच करनी है, तो मैं अगर बोलूंगा तो मेरी आवाज तो बहुत कम होगी,
तो मैं अगर माइक पर बोलूंगा तो माइक पर भी मेरी आवाज तो कम है ना, लेकिन माइक से ट्रांजिस्टर से होती हुई आवाज जब स्पीकर में जाएगी तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है, पूरा मजमा, पूरा क्राउड आवाज को सुन सकता है। दिस इज कॉल्ड साउंड एम्पलीफिकेशन। सो साउंड सिग्नल को हम पहले भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि हम इलेक्ट्रिकल पल्सेस के अंदर चेंज करते हैं और फिर उसको एम्पलीफाई करते हैं। ओके, ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइम पे, मॉड्यूलेशन के टाइम पे भी बड़ी डिस्कशन इसके ऊपर की हुई है। सो जनाब, कहने का मतलब ये है कि किसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना, दिस इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। अगर आप नोट करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी खास बात है, मैंने बड़े खास तरीके से सिग्नल बनाया हुआ है। देखिए, जब मैंने इनपुट पे क्रस्ट बनाया है तो मैंने आउटपुट पे ट्रफ बनाया हुआ है, और जब मैंने इनपुट पे ट्रफ बनाया हुआ है तो मैंने आउटपुट पे क्रस्ट बनाया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि क्या हमारे सिग्नल का जो क्रस्ट है वो ट्रफ में, और ट्रफ जो है वो क्रस्ट में चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द एम्पलीफिकेशन, जब ट्रांजिस्टर से एम्पलीफिकेशन कराते हैं? एंड द आंसर इज यस, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये जो चेंज होता है इसको हम एक कहते हैं कि हमारा सिग्नल 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है। ओके, 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है। अच्छा, अब अगर हमारे सिम बोर्ड की जो बुक है उसमें अभी तस्वीर देखेंगे तो तस्वीर इस तरह नहीं बनी हुई। उसने क्रस्ट है तो क्रस्ट ही बनाया है, ट्रफ है तो ट्रफ बनाया है। तो मेरे लिहाज से वो डायग्राम उसने गलत बनाई है। अगर मैं ये डायग्राम कह रहा हूं गलत बनाई है तो आई हैव द रीजंस, क्योंकि ये मेरी फील्ड है। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर हैं, डायोड हैं, इलेक्ट्रॉनिक इज माय फील्ड, माय स्पेशलाइज्ड फील्ड है मेरी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट। सो आई नो कि जो सिग्नल होता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, जो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की बुक उठा के देख लेंगे। सो ट्रांजिस्टर अगर एम्पलीफिकेशन करता है तो वो सिग्नल को 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है। मैं चाहता हूं कि ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखें। ओके, एक तो हो गई ये बात। अब ट्रांजिस्टर ये एम्पलीफिकेशन कैसे करता है?